अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड वेलकम टू स्टोरी मोड। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एक स्टोरी मोड और एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। स्टोरी मोड पे जाइएगा तो प्रीवियस स्टोरी तमाम मोड आप देख सकते हैं, प्रीवियस तमाम स्टोरी मोड देख सकते हैं। और ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में जाएंगे, डेडिकेटेड हर टॉपिक आपको उसमें मिल जाएगा। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है या एटलीस्ट प्रीवियस स्टोरी मोड को देखा हुआ है और अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी डाल दीजिए, क्योंकि हमारा सीरीज बस अब खत्म होने वाला है। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जहां तक बात है ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम लेवल का, इससे पहले हम लोगों ने काफी सारा आर्किटेक्चर पढ़ा था। मेजरली 3 आर्किटेक्चर हमने देखा था होता है, उन सबको आज हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। द सिटी ऑफ कंप्यूटर, अ जर्नी थ्रू सिस्टम आर्किटेक्चर। बिग पिक्चर, अ सिटी ऑफ अ कंप्यूटर। बिग पिक्चर ओवरव्यू में अगर देखेंगे तो एक शहर को एज अ कंप्यूटर समझ लीजिए। अ सिटी ऑफ अ कंप्यूटर एक ऐसा शहर है जिसमें कंप्यूटर्स रहते हैं, तो वो कैसे रहते हैं आपस में वो समझना जरूरी है। इमेजिन यू आर डिजाइनिंग अ सिटी। मान के चलिए आप एक सिटी को डिजाइन कर रहे हैं पूरा। यू नीड अ रोड, हाउस, पावर लाइन। आपको सड़कें चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको पावर लाइंस चाहिए एंड रूल्स, सो एवरीथिंग वर्क टुगेदर। और कुछ रूल्स चाहिए आपको जो आपस में कनेक्ट हो सके, ये सब आपस में कनेक्ट हो सके और प्रॉपर तरीके से काम कर सके। इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर दैट सिटी प्लान इज कॉल्ड सिस्टम आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के नजर में, अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो यही सिटी प्लानिंग करने को आप बोलते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर को प्लान करना, कि अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग पार्ट्स जो सिस्टम में होते हैं वो आपस में रहेंगे और कैसे प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे सिटी प्लानर प्लान करता है। द मास्टर डिजाइन ऑफ सीपीयू, मेमोरी एंड नेटवर्क्स आर अरेंज्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम रन स्मूथली। यानी ऐसे मास्टर डिजाइन करना सीपीयू को, मेमोरी को, आईओ को, नेटवर्क्स को और इस तरीके से अरेंज करना कंप्यूटर सिस्टम में कि वो स्मूथली रन हो। दिस यूनिट एक्सप्लोर 3 मेन लेआउट। 3 मेजर लेआउट है या 3 मेजर आर्किटेक्चर है जो हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है। उसमें से एक था सिंगल प्रोसेसर सिटी। सिटी मैंने ऐसे लगा दिया, सिंगल प्रोसेसर है। इसका मतलब वन पावरफुल मेयर रन्स एवरीथिंग। यानी इसका एग्जांपल ऐसे है कि एक मेयर है अपना सिटी का और सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है, सिंगल प्रोसेसर सिटी। दूसरा है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम या मल्टी प्रोसेसर सिटी। इसका मतलब है मेनी मेयर्स आर शेयर्ड ड्यूटी इनसाइड द सेम सिटी। यानी अब एक शहर में एक से ज्यादा मेयर्स है, मल्टीपल मेयर्स है जो पूरा शहर को मिल के चला रहे हैं और जो ड्यूटीज है वो आपस में उन्होंने शेयर कर लिया है, बांट लिया है। और इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिटी। इसमें क्या होता है, सर्वल टाउन्स कोऑपरेट अक्रॉस अ रीजन थ्रू फास्ट हाईवे पाथ्स एंड नेटवर्क। अब ये किस तरीके से हुआ कि मान लीजिए सर्वल टाउन्स, बहुत सारा टाउन्स है जो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं अक्रॉस द रीजन थ्रू फास्टेस्ट हाईवे। यानी जिस तरीके से हम एक सिटी दूसरा सिटी को कनेक्ट करते हैं हाईवे से ही, जाहिर सी बात है अगर इंडिया की बात करें तो दिल्ली, मुंबई और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जब आप जाती है, स्टेट चेंज करते हैं, आप वेस्ट बंगाल से जाएंगे महाराष्ट्र या वहां से आप सिक्किम जाएंगे कहीं भी, तो वो एक हाईवे के थ्रू ही जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, तो वो हाईवे बेसिकली कनेक्टर होता है अलग अलग टाउन और अलग अलग सिटी और अलग अलग स्टेट के लिए। अ जर्नी अहेड, लर्निंग दिस स्ट्रक्चर शोज हाउ कंप्यूटर ग्रो फ्रॉम अ सिंपल डेस्कटॉप टू अ ह्यूज ग्लोबल नेटवर्क। इस आर्किटेक्चर को जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक सिंपल सा डेस्कटॉप जिसको पर्सनल कंप्यूटर और पीसी कहा जाता था, वो किस तरीके से एक ह्यूज ग्लोबल नेटवर्क बन गया आज के जमाने में। ईच आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट अप्रोच टू ऑर्गेनाइज कंप्यूटेशनल रिसोर्स। हर आर्किटेक्चर जिसमें हमने बताया है सबका अपना अपना डिफरेंट अप्रोच है, किस तरीके से रिसोर्स को ऑर्गेनाइज किया जाए और किस तरीके से कंप्यूटेशनल को यूज किया जाए, विद यूनिक एडवांटेज एंड चैलेंजेस। और सबका अपना अपना यूनिक एडवांटेज है और सबका अपना अपना चैलेंजेस है। एज वी एक्सप्लोर ईच सिटी लेआउट यू विल सी हाउ कंप्यूटर आर्किटेक्चर सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। और जैसे जैसे हम लोग आगे सिंगल प्रोसेसर पढ़ेंगे, मल्टीपल प्रोसेसर पढ़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूटेड सिटी पढ़ेंगे यानी डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से अलग अलग आर्किटेक्चर ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी हर आर्किटेक्चर में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, यानी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, स्केलेबिलिटी हो जाए और रिलायबिलिटी बढ़ जाए। तो वो होता कैसे करके अब आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर में हम लोग समझेंगे द एरा ऑफ प्रोसेसर या सिंगल प्रोसेसर एरा। यानी एक ये वो जमाना था कि जब सिंगल प्रोसेसर ही इस्तेमाल होते थे। इन द बिगिनिंग एवरी कंप्यूटर वाज लाइक अ स्मॉल विलेज विद अ सिंगल मेयर, अ सीपीयू डूइंग एवरी जॉब। यानी स्टार्टिंग में क्या था, हर कंप्यूटर एक स्मॉल विलेज की तरह, एक छोटा सा गांव की तरह होता था, जिस गांव में एक ही मेयर होता था जो पूरा का पूरा गांव को कंट्रोल करता था। यानी एक सीपीयू, छोटा सा, छोटा विलेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उतना कॉम्प्लेक्सिटी था नहीं उस वक्त। तो एक छोटा सा सीपीयू था, एक छोटा सा सिस्टम था, उसमें एक सीपीयू था जो पूरा काम संभालता था। अब सीपीयू का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता था वो समझ लीजिए, फेच करना इंस्ट्रक्शन को, क्रंचिंग नंबर यानी नंबर को ब्रेक डाउन करना एंड मैनेजिंग मेमोरी, और मेमोरी को मैनेज करना, ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी था सीपीयू का। मेमोरी और स्टोरेज सिस्टम होता था, यानी रैम एज अ विलेज वेयर हाउस एंड डिस्क एज अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अब जो रैम था वो बेसिकली विलेज का वेयर हाउस था। आपको पता है वेयर हाउस को आप हमेशा एक्सेस करते हैं, डेली बेसिस पे एक्सेस कर सकते हैं या वीकली बेसिस पे एक्सेस करते हैं, एक्सेस बहुत ज्यादा करते हैं। और एक होता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। लॉन्ग टर्म स्टोरेज जब भी आप किसी चीज को कहते हैं इसका मतलब ये है कि वो हमेशा या फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं होता है, जो कि हमारा हार्ड डिस्क होगा। और इसके बाद एक होता है आईओ डिवाइसेस, यानी लाइक पोर्ट, ऑफिस एंड मार्केट प्लेस फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज। आपको पता है कि एक सिटी है तो वहां पर मार्केट प्लेस होगा, ऑफिस होगा, कम्युनिकेशन और एक्सचेंज का कोई जरिया होगा, तो आईओ डिवाइस उसी का काम करता है। ये जो छोटा सा विलेज या छोटा सा कंप्यूटर है जिसमें एक सीपीयू होता था, इसका एडवांटेज
क्या था? द डिजाइन इज सिंपल एंड चीपर। इसका डिजाइन काफी सिंपल और चीप था, बहुत कम कॉस्ट में आता था। ग्रेट फॉर पर्सनल लैपटॉप और एम्बेडेड गैजेट्स लाइक वॉशिंग मशीन। अब ये सबसे ज्यादा बेस्ट हो रहा था पर्सनल लैपटॉप के लिए उस जमाने के हिसाब से, और एम्बेडेड गैजेट जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, ओवन हो गया, एसी हो गया, इस तरीके से। द स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्किटेक्चर मेक इट इजियर टू डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड मेंटेन। क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर था यानी सिंगल प्रोसेसर सिस्टम का आर्किटेक्चर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसको बनाना, इसको डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना और इवन मेंटेन करना भी आसान होता था, कॉस्ट इफेक्टिव होता था। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस क्या था? बट व्हेन द पॉपुलेशन डेटा ग्रोज, अब जैसे डेटा बढ़ रहा है, आज के टाइम पे डेटा इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, द मेयर्स बिकम बॉटलनेक। यानी जो सीपीयू था जिसको हमने मेयर कहा था, अब वो संभाल नहीं पा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ चुका है आदमी का बहुत ज्यादा, तो अकेला मेयर सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो सीपीयू अब अकेला सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो लिमिटेशन हिट कर रहा है। नो मैटर हाउ फास्ट ही वर्क, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना फास्ट काम करते हैं, लेकिन अब जब क्वांटिटी ही बढ़ गया है डेटा का, यानी आप बहुत अच्छे मेयर है लेकिन शहर में लोग ही बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? ही स्टिल 1%। जाहिर सी बात है, वो जितना भी फास्ट काम करे वो है तो एक ही इंसान ना। ट्रू पैरेलल वर्क इज इम्पॉसिबल, यानी एक इंसान कभी भी दो काम एक वक्त में तो नहीं कर सकता ना, सिंपल सी बात है। एक इंसान है वो दो काम एक वक्त में नहीं कर सकता, जबकि दो अलग अलग काम हो, तो जाहिर सी बात है दो इंसान का काम एक इंसान तो कर ही नहीं सकता, चाहे जितना वो तरकीब लगा ले। एंड हैवी मल्टीटास्किंग स्लो एवरीथिंग डाउन। और जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं उसी सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में, मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ चार पांच काम जब अप्लाई करते हैं आप, तो वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। दिस आर्किटेक्चर हिट्स फिजिकल लिमिटेशन एज कंप्यूटेशनल डिमांड इंक्रीज। जैसे ही कंप्यूटेशनल डिमांड इंक्रीज हुआ, जैसे सॉफ्टवेयर डिमांड इंक्रीज हुआ, जैसे ही लोगों ने हाई लेवल चीजें इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इसका हार्डवेयर लिमिटेशंस को हिट कर गया, यानी ये प्रॉपर तरीके से नहीं चला। अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी समझ लीजिए क्या है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन ये क्या है पर्सनल कंप्यूटर? अर्लियर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप विद सिंगल कोर प्रोसेसर। ये आज का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ये आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले का जो पर्सनल कंप्यूटर आ रहे थे ना, उसमें सिंगल कोर प्रोसेसर आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, दूसरा आ गया एम्बेडेड सिस्टम्स, माइक्रोवेव, डिजिटल कैमरास एंड होम एयरलाइन। ये सब चीजों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, एम्बेडेड सिस्टम में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। और सिंपल डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, राउटर्स एंड बेसिक नेटवर्किंग इक्विपमेंट, इन सब चीजों में सिंगल प्रोसेसर काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, यानी मल्टी प्रोसेसर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पावर हाउस। नेक्स्ट केम इन द आइडियल ऑफ द हायरिंग मिनी मेयर फॉर द वन बिग सिटी। अब क्या हुआ, क्योंकि लोग बढ़ने लगे, शहर बड़ा हो गया, तो अब एक मेयर पूरा शहर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो अब क्या हुआ, मेयर्स बढ़ गए, यानी मल्टीपल मेयर्स एक शहर को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी मल्टीपल सीपीयू अब एक सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। अब मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम हैज मल्टीपल सीपीयूज या फिर कोर वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम कर रहे हैं। इसका आर्किटेक्चर कैसा था? इसमें शेयर्ड मेमोरी इस्तेमाल हो रहा था, यानी दे शेयर्ड अ कॉमन मेमोरी ऑफ ईच मेयर कैन एक्सेस द सेम इन्फॉर्मेशन। यानी मेमोरी जो था वो एक था जिसमें इन्फॉर्मेशन रखा है, हर कोर सेम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि मेमोरी तो सेम है और इन्फॉर्मेशन मेमोरी में रखा रहता है। इंटरकनेक्शन नेटवर्क, द फास्ट एक्सप्रेस हाईवे अलाउइंग क्विक कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स। अब अलग अलग जो प्रोसेसर है, अलग अलग जो मेयर है, जो सिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको आपस में कम्युनिकेट करना जरूरी है प्रॉपर तरीके से पूरा सिटी चलाने के लिए। तो वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो सेम एज प्रोसेसर भी कम्युनिकेट कैसे करेंगे? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के थ्रू करेंगे, जो कि फास्ट और एक्सप्रेस हाईवे था जिसके थ्रू से वो बात करते थे। पैरेलल प्रोसेसिंग, डिफरेंट मेयर्स हैंडल डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि मेयर ज्यादा हो गए यानी सीपीयू ज्यादा हो गया, तो अलग अलग काम अलग अलग मेयर संभालने लग गए, यानी अलग अलग काम अलग अलग सीपीयू संभालने लग गया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। अब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में कुछ टाइप हो गया, यानी है सभी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, सब में ये आर्किटेक्चर तो है, ये वाला आर्किटेक्चर सब में है, लेकिन अलग अलग पर्पस के लिए फिर 3 टोटल आप बोल सकते हैं आर्किटेक्चर बन के सामने आए। सबसे पहला आया सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, जिसको एसएमपी भी कहा गया। उसमें क्या चेंजेस था, यानी वो अलग कैसे करके था? ऑल सीपीयू आर इक्वल शेयर्ड मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस, यानी जितना भी सीपीयू था वो इक्वली मेमोरी और आईओ को शेयर करता था, इक्वली, यानी सबके पास सेम राइट्स था कि आप जब जब चाहे जितना चाहे आईओ से और मेमोरी से बात कर सकते हैं। ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग था और आज हम लोग के मॉडर्न पीसी में यही वाला होता है। इसके बाद एक था असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, जिसको हम लोग एएमपी भी कहा जाता है। उसमें क्या था, वन मास्टर सीपीयू गिव्स ऑर्डर, हेल्पर डू वर्क, यानी मान लीजिए अगर 6 कोर है आपके सीपीयू में, तो एक सीपीयू मास्टर बनेगा और 5 सीपीयू उसका स्लेव बनेगा, तो एक सीपीयू उन 5 को कंट्रोल करेगा, जबकि यहाँ पर वो 5 इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तीसरा था क्लस्टरिंग, यानी सेपरेट कंप्यूटर्स कनेक्टेड एज अ वन जॉइंट सिटी, यानी कंप्यूटर अलग अलग है, 5-6 अलग अलग कंप्यूटर था, उसको आपने कनेक्ट कर दिया एक साथ, तो वो बन गया क्लस्टरिंग। ठीक है, तो ये 3 अप्रोच, और तीनों ही मल्टी प्रोसेसर का सिस्टम है, याद रखिए। ठीक है, तीनों में ही सेम ये आर्किटेक्चर है, लेकिन यूज केस चेंज हो गया। यहाँ पर सब इक्वल है, कोई किसी का मास्टर स्लेव नहीं है, यहाँ पर एक मास्टर होगा बाकी स्लेव होगा, और यहाँ पर मास्टर सिर्फ चक्कर ही नहीं है, सब इंडिविजुअल कंप्यूटर को, यानी अलग अलग कंप्यूटर को आपने एक जगह जोड़ दिया। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो समझिए। सबसे पहला एडवांटेज, परफॉर्मेंस बूस्ट, ऑफ कोर्स बूस्ट हो गया परफॉर्मेंस, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर कैन हैंडल मोर वर्क साइमल्टेनियसली। स्केलेबिलिटी बढ़ गया, जस्ट ऐड फ्यू मेयर प्रोसेसर एज नीडेड, यानी जितना आपको कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत पड़ा, जितना मेयर या सीपीयू की जरूरत पड़ा, आपने उसको ऐड कर लिया। रिलायबिलिटी, इफ वन मेयर गेट सिक अदर कीप द सिटी रनिंग, यानी मान लीजिए एक मेयर का तबियत खराब हो गया, वो काम नहीं कर पा रहा, दूसरा मेयर तो संभाल लेगा ना, सिटी चलेगा। तो वैसे एक सीपीयू अगर फेल हो गया, दूसरा सीपीयू चल रहा है, काम चला रहा है। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या है, ये लिमिटेशंस है। सबसे पहला हाई कॉस्ट, क्यों? मोर प्रोसेसर मीन मोर एक्सपेंसिव हार्डवेयर, जाहिर सी बात है मोर कोर का मतलब है हार्डवेयर में ही आप एक से ज्यादा कोर डाल रहे हैं ना। दूसरा हो गया
कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन। अब क्योंकि मेयर्स मस्ट कॉन्स्टेंटली शेयर इन्फॉर्मेशन सो दे डोंट स्ट्रिप ओवर ईच अदर, यानी एक दूसरा का काम बिगाड़ ना दे वो गलती से। जाहिर सी बात है एक सीपीयू का कोर को पता होना चाहिए कि दूसरा कोर कौन सा काम कर रहा है। ऐसा ना हो कि जो काम वो पहले कर चुका हम दोबारा से वही काम कर ले, तो वो इलॉजिकल हो जाएगा। तो आपस में कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन और डेटा कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है और डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है, यानी मोर सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। यानी सिंगल प्रोसेसर के मुकाबले में बाय डिफॉल्ट भी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, यानी मल्टी प्रोसेसिंग में। इसके बाद चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड, यानी पहले था विलेज, उसके बाद सिटी और टाउन बना और अब पूरा वर्ल्ड को हम लोग ले लिए, कैप्चर कर लिया। फाइनली कंप्यूटर लर्न टू स्प्रेड द सिटी इटसेल्फ अक्रॉस द मैप, यानी अब जो सिटीज था वो अक्रॉस द मैप, यानी अब ये पूरा वर्ल्ड में आ गया, अब ये पूरा बड़ा एरिया ले लिया, समझ लीजिए। अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर अपीयरिंग एज अ सिंगल सीमलेस सिस्टम। यानी अब क्या हुआ कि वो जो अलग अलग सिटी थे, मान लीजिए पूरा सिटी को बना लीजिए इंडिया का और उसको सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो एक तरफ से पूरा इंडिया जो है वो एक तरफ से एक सिंगल कंप्यूटर बन रहा है, यानी अपेयर हो रहा है कि वो सिंगल कंप्यूटर। इसमें तीन चीज आपको याद रखना है। सबसे पहला ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें डिस्ट्रीब्यूट जो किया रहता है ना वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पे किया रहता है, यानी ईच टाउन कैन बी इन अ डिफरेंट बिल्डिंग, सिटी और कंट्री, इस तरीके से किया जाता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क इसमें होता है, दे कम्युनिकेट थ्रू इंटरनेट या नेटवर्क लाइक इंटरनेट, यानी कोई भी किस्म का नेटवर्क मोस्टली इंटरनेट के थ्रू करते हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड वेब में आपको बात करना है तो वैन इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैन का मतलब होता है इंटरनेट, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क कर रहे हैं तो लैन से भी काम चल जाएगा। सिंगल सिस्टम इल्यूजन, अब यहाँ पर क्या है कि है तो एक्चुअली मल्टीपल यूजर, लेकिन इल्यूजन क्रिएट हो रहा है यूजर के पर्सपेक्टिव से कि ये तो सिंगल चीज है। यूजर सी इट एज अ वन यूनिफाइड सिस्टम डिस्प्लेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर, यानी डेवलपर को पता होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे बना, यूजर को नहीं पता होगा। इसका एग्जांपल फेसबुक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में चलता है, लेकिन यूजर को नहीं पता, उसको लगता है फेसबुक एक सिंगल एप्लीकेशन। व्हाई बॉदर, स्केलेबिलिटी। सबसे पहला यू कीप एडिंग डाउन नोड टू हैंडल बिगर पॉपुलेशन, यानी अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है ना कि मान लीजिए 10 को आपने लिंक किया था, अब एक सिटी और आ गया, आप उसको भी जोड़ दीजिए, 11 बना दीजिए, एक और आ गया 12 बना दीजिए, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है आपके लिए, स्केलेबिलिटी बढ़ जाता है। दूसरा रिलायबिलिटी, इफ वन टाउन लूज पावर द रेस्ट कीप वर्किंग, यानी एक टाउन का अगर पावर चला गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जितना भी टाउन है सबका इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाएगा, नहीं। एक टाउन का गया है, एक टाउन का गया है वो फिक्स हो जाएगा, सबका इलेक्ट्रिसिटी गुल नहीं होगा, इससे रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। इसके बाद आता है रिसोर्स शेयरिंग, यानी टाउन शेयर्स डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर्स, यानी अब इतना सारा जो अलग अलग सिस्टम को आपने एक जगह जोड़ा था वो आपस में अपना इलेक्ट्रिसिटी या डेटा को एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक टाउन का इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो गया तो बाकी टाउन्स मिलकर उसका इलेक्ट्रिसिटी को कुछ टाइम के लिए हैंडल कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट्स होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। अब रियल वर्ल्ड का एग्जांपल क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे कि Amazon AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो गया, ये सब क्या है, क्लाउड कंप्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जांपल हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, इस इन सब का डिटेल डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, बाय द वे। रेप्लिकेट अक्रॉस कंटिनेंट्स फॉर फास्ट एक्सेस एंड रिलायबिलिटी, यानी डेटाबेस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फास्ट एक्सेस के लिए, और ग्रीड कंप्यूटिंग भी होता है और बिग साइंस प्रोजेक्ट लाइक ERNs, लार्ज हाड्रॉन कोलिडर वगैरह, ठीक है। डिजाइन चैलेंज क्या आता है इसमें, डिजाइन दिस नेटवर्क इज अ ट्रिकी, ये ऐसा डिजाइन को ऐसा नेटवर्क को डिजाइन करना ट्रिकी होता है। यू मस्ट हैंडल लेटेंसी, सिक्योरिटी एंड मेक द सिस्टम फील्स लाइक द वन यूनिफाइड सिटी टू द यूजर, यानी इसको आपको इस तरीके से जोड़ना पड़ता है कि इसमें लेटेंसी, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है, लेटेंसी आपको मैनेज करना पड़ता है, सिक्योरिटी देखना पड़ता है, सिंक्रोनाइजेशन और कम्युनिकेशन देखना पड़ता है, और यूजर को ऐसा फील देना पड़ता है कि एक ही एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग नहीं। द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज विद ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरिंग सोफिस्टिकेटेड प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन एंड फॉल्ट टॉलरेंस, जैसे हमने पहले ही बताया। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे, फोर्थ चैप्टर, स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ये है लाइफलाइन, यानी कैसे करके एज एनी सिटी ग्रो, कोई भी शहर जैसे बड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा, इट मस्ट एक्सपैंड विदाउट इट्स स्केलेबिलिटी, यानी जाहिर सी बात है कोई भी सिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अब वहां पर खाना बंद हो गया या वहां पर मतलब लोग रह नहीं पा रहे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता कि जहां पर सर्वाइवल प्रॉब्लम आ जाता है, वो ठीक स्केल हो जाता है प्रॉपर तरीके से, वहां पर और भी कॉम्प्लेक्सेस बन जाएगा, वहां पर और जगह बन जाएगा, इस तरीके से, तो वो स्केलेबल है, यानी एडजस्ट हो जाता है वहां पर। टाइप्स ऑफ स्केलेबल, अब स्केल करने का दो तरीका होता है, एक वर्टिकल स्केल अप होता है जिसको अप भी बोलते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल स्केल होता है जिसको आउट भी बोलते हैं। अप से मुराद आप ये समझिए काइंड ऑफ एक्सटेंशन है, जैसे कि बिल्ड अ टॉलर बिल्डिंग, ऐड मोर सीपीयू रैम टू वन नोड, यानी एक सिस्टम ऑलरेडी आपके पास उसमें और सीपीयू या और रैम डाल दिया, इसका मतलब अप से आप याद रखिए अपग्रेड करना। तो वर्टिकल स्केलिंग का मतलब आप बोल सकते हैं अपग्रेड, क्योंकि वर्टिकल लाइन स्ट्रेट होता है, राइट। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब आप ये बोल सकते हैं आउट, आउट का मतलब है ऐड मोर टाउन्स नोड टू द नेटवर्क, यानी एक्स्ट्रा सिस्टम एक और डाल देते हैं आप। तो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन क्योंकि ऐसा स्ट्रेट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल वे में होता है, इस वजह से आप ऐसा समझ लीजिए कि एक यहाँ पर है सिस्टम और एक उसके बाजू में है सिस्टम, ठीक है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इज मेकिंग श्योर दैट द सिटी नेवर स्लीप, यानी सिटी कभी सोना नहीं चाहिए, सोने से मुराद डाउन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। तो उसमें तीन चीज आता है, फॉल्ट टॉलरेंस आता है, यानी बैकअप जनरेटर्स आना चाहिए, डुप्लीकेट नोड्स आना चाहिए, सिस्टम दैट कीप वर्किंग व्हेन पार्ट फेल्स, यानी यहाँ पर स्लिप से मुराद आप ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी स्लिप ना हो कभी, तो उसके लिए आपको पता है कि पूरा शहर में कभी भी लाइन नहीं जाता, क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पर पावर प्लांट्स वगैरह बहुत सारा फॉल्ट टॉलरेंस का, यानी रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉल्ट टॉलरेंस का बहुत सारा चीज वहाँ पर रहता है कि पूरा शहर का लाइट नहीं जाता है, आमतौर पे तो नहीं जाता, ठीक है। अगर जाता है वो बहुत बड़ा चीज होता है, पूरा शहर का हम बोल रहे, कोई मोहल्ला या एरिया गाँव का नहीं बोल रहे, जैसे मान लीजिए पूरा पूरा मुंबई का ही लाइन चला गया, ऐसा नहीं होता आमतौर पे, ठीक है। रिडंडेंसी, स्प्रेड सर्वर्स एंड डेटा कॉपीज हैविंग बैकअप रेडी टू टेक ओवर, यानी मान लीजिए आप हर डेटा का कॉपी रखते हैं, एक रिडंडेंट कॉपी बना के रखते हैं कि अगर इन केस वो डेटा चला गया कहीं से तो उसको रिकवर किया जा सके, इससे जो गुडविल बढ़ता है और जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ता है और यूजर का ट्रस्ट
मोस्ट आपके ऊपर आता है। उसके बाद आता है एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी, मॉनिटरिंग सिस्टम दैट स्पॉट एंड फिक्स प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली, यानी ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ता है आपको कि एरर डिटेक्शन, कोई भी एरर हो वो डिटेक्ट करे और खुद से उसको फिक्स करे, और रिकवरी प्रोसेस भी आपके पास होना चाहिए। टेस्टिंग फॉर रिलायंस, अब इसके बाद टेस्टिंग भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस बना दिया रिलायबिलिटी तो चल गया, भाई रिलायबिलिटी को टेस्ट भी करना पड़ेगा ना, सिमुलेट करना पड़ेगा कि अगर रियल में, ऐसा तो नहीं है कि आपने बना दिया अब जब होगा देखा जाएगा, नहीं, उसको टेस्ट किया जाता है कि अगर रियल वर्ल्ड में इतना बोझ दिया जाए तो सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा। हमने तो स्केल किया लेकिन वो स्केल काम कर रहा है कि नहीं ठीक से, रिलायबिलिटी कैसा है, फॉल्ट टॉलरेंस कैसा है, उसको चेक करना पड़ता है। सो इंजीनियर टेस्ट फॉर लोड लिमिट, स्ट्रेस कंडीशन एंड रिकवरी स्पीड फॉर इंश्योर हाई अप टाइम, यानी इंजीनियर्स फिर इसको टेस्ट करते हैं, जिसके लिए अलग टेस्टर्स होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर्स वगैरह होते हैं, वो इसका लिमिट टेस्ट करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट करते हैं, ये सब टेस्टिंग करते हैं। और फिर मेरिट के बेस पे टेस्टिंग करते हैं, ये हमने लोड बैलेंसिंग और स्केलेबिलिटी वगैरह के वीडियो में बताया हुआ डिटेल से। दे सिमुलेट फेलियर टू सी हाउ द सिस्टम रिस्पॉन्ड एंड मेजर द मेट्रिक्स लाइक मीन टाइम बिटवीन फेलियर यानी MTBF, और इस तरीके से मीन टाइम टू रिपेयर MTTR टू क्वालिफाई द रिलायबिलिटी, यानी कुछ किस्म का टेस्ट होता है जैसे कि MTF-BF टेस्ट होता है, MTTR टेस्ट होता है, जिसके बेसिस पे वो ये कंक्लूड करते हैं कि जो स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी फॉल्ट टॉलरेंस आपने डाला है वो ठीक है या फिर वो ठीक नहीं है। हाउ दिस फिट्स इन COA ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में ये सब कैसे करके फिट होता है। COA स्टडीज हाउ द हार्डवेयर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन लेट सॉफ्टवेयर एक्चुअली रन, यानी COA में हम लोग ये पढ़ते हैं कि हार्डवेयर कैसे करके ऑर्गेनाइज हुआ है और कैसे सॉफ्टवेयर उसको चला रहा है। सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन शोज हाउ दिस कॉन्सेप्ट स्केल फ्रॉम सिंगल प्रोसेसर टू ग्लोबल नेटवर्क, और जो सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो ये चीज को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से एक सिंगल छोटा सा सिस्टम था जिसको हमने ग्लोबली स्केल कर दिया। सिंगल प्रोसेसर डिजाइन यानी टीचर्स द फंडामेंटल CPU मेमोरी IO रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक आर्किटेक्चर एसेंशियल बिफोर मूविंग टू मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट एस्टैब्लिश द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल कंप्यूटर सिस्टम, यानी सिंगल प्रोसेसर सिस्टम डिजाइन हम लोग को पढ़ना जरूरी था क्योंकि दुनिया में जितना भी कंप्यूटर अब बन रहे हैं उसके लिए ये फंडामेंटल है, तो इसको जाने बगैर आप कॉम्प्लेक्स चीजों में जा ही नहीं सकते, और ये सबका बिल्डिंग ब्लॉक्स है। देन आया मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, इसमें क्या था, शोज हाउ पैरेललिज्म बूस्ट थॉटपुट, दिस सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट हाउ मल्टीपल प्रोसेसर यूनिट कैन वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम फास्टर देन सिंगल प्रोसेसर, इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट लाइक शेयर्ड मेमोरी, सिंक्रोनाइजेशन एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। उसके बाद जब मल्टी प्रोसेसर आया तो मल्टी प्रोसेसर एक्चुअली में ये पावर प्रेजेंट किया कि पैरेललिज्म के मदद से हम लोग किस तरीके से थॉटपुट को बूस्ट कर सकते हैं, और डेमोन्स्ट्रेट किया किस तरीके से मल्टीपल प्रोसेसर वर्क कर सकता है एक साथ और बड़ा प्रॉब्लम को और इजीली और फास्ट सॉल्व कर सकता है इन कंपेयर टू सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के, और इंट्रोड्यूस किया बहुत सा नया कॉन्सेप्ट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में, जैसे कि शेयर्ड मेमोरी, सिंक्रोनाइजेशन, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स वगैरह। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जब आया, द एक्सटेंडेड COA कॉन्सेप्ट टू ग्लोबल स्केल, यानी यही मल्टी प्रोसेसर में से और एक्सटेंड किया गया इसको कि ग्लोबली इसको स्केल कैसा किया जाए, देयर वेयर नेटवर्क बिकम द सिस्टम बस। अब यहाँ पर सिस्टम बस नेटवर्क बन गया, यानी इससे पहले हम लोग क्या देखते रहे, सिस्टम अब बस है जिसके थ्रू नेटवर्क यानी बसेस के थ्रू डेटा यहाँ से वहां जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो बस है अब वो नेटवर्क बन गया, ठीक है, क्योंकि अब आप एक फिजिकल कंपोनेंट के अंदर नहीं है, अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट को आप जोड़ रहे हैं। दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस न्यू चैलेंज लाइक लेटेंसी, अब इसमें एक नया चैलेंज आया जो पहले नहीं था, यानी बसेस वाला जब आप काम कर रहे थे ना, यानी डेटा बस था, एड्रेस बस था और इंस्ट्रक्शन बस था, ठीक है, ये कंट्रोल बस था, तो इसमें लेटेंसी का प्रॉब्लम ऐसा उतना नहीं आता था। लेकिन अब जब आप बस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, नेटवर्क का इस्तेमाल करें ट्रांसफर करने के लिए, लेटेंसी मेन प्रॉब्लम होता है, पार्शियल फेलियर प्रॉब्लम आ जाता है एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आप इंटरनेट से अब कनेक्ट हो चुके हैं। व्हाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ टू बिल्ड अ मैसिव रिलायबल सिस्टम फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट, यानी इंडिविजुअल बहुत सा कंपोनेंट को मिला के किस तरीके से आप एक ग्लोबली मैसिव सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, और रिलायबल भी होगा, वो सिक्योर भी होगा। रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, लिंक इट ऑल शोइंग हाउ टू डिजाइन मशीन दैट ग्रोज विद डिमांड एंड रेयरली फेल, यानी स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी में हम लोग ये समझते हैं पढ़ के किस तरीके से ये जो पुराना सब पढ़े हैं उसको लिंक करके आप एक ऐसा डिजाइन करते हैं, एक ऐसा मशीन बनाते हैं जो जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है वो खुद से ग्रो होता है, स्केल होता है और बहुत रेयरली फेल होता है वो। दिस कॉन्सेप्ट आर क्रूशियल फॉर मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम, और ये जो सिचुएशन और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम के लिए। और पर्सनल डिवाइस टू ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एक पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो कि बिल्कुल लोअर लेवल का पीसी था, सिंगल कोर में चलता था, वो आज ऐसा डिवाइस बन गया है जो ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, जिसको मिलियंस और बिलियंस लोग एक्सेस कर रहे हैं, और वो रिलायबल भी है, स्केलेबल भी है, रिसोर्स यूटिलाइज भी करता है एंड मेनी मोर थिंग। क्विक रेफरेंस, अब क्विक रेफरेंस में हमें पता है तीन ही मेजर आर्किटेक्चर है, राइट, अब तक तो तीन ही आए हुए हैं। सिस्टम टाइप, एक होता है सिंगल प्रोसेसर, एक होता है मल्टी प्रोसेसर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। कोर आइडिया क्या होता है, सिंगल प्रोसेसर का कोर आइडिया क्या था, वन सीपीयू हैंडल्स एवरीथिंग। इसका स्ट्रेंथ क्या था, सिंपल था, लो कॉस्ट था और लो पावर था। लिमिटेशंस क्या था, पैरेललिज्म और स्केलेबिलिटी इसका मेन लिमिटेशंस था। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या क्यों आया, सिंगल प्रोसेसर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर कोर आइडिया क्या था, मेनी प्रोसेसर शेयर्ड मेमोरी, यहाँ पर आइडिया ये था कि एक मेमोरी को मेनी प्रोसेसर मिलकर काम करेगा। इसका स्ट्रेंथ क्या था, हायर परफॉर्मेंस एंड रिडंडेंसी, और इसका लिमिटेशंस क्या था, कॉस्ट हाई था और कॉम्प्लेक्स डिजाइन था। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आया, यानी इसमें भी आप वर्ल्ड वाइड एक्सेस नहीं कर पा रहे थे ना, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड जब आया तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर कॉर्पोरेट, यानी आपने एक अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के एक बहुत जाइंट कंप्यूटर बना दिया, और इसका कोई लिमिट नहीं होगा, यानी मल्टी कोर प्रोसेसर का भी कुछ हद तक लिमिट है लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं होगा, आप जितना हो सके उसको एड अप कर सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या था, मैसिव स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस बहुत लेवल में बढ़ जाएगा।
और इसका मेन लिमिटेशंस क्या था, नेटवर्क लेटेंसी और कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी, क्योंकि इसका दो प्रॉब्लम था, क्योंकि ओवर द नेटवर्क बहुत से कंप्यूटर कनेक्ट है और सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं हैकर से बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है रिलायबिलिटी के लिए। तो फिर यहाँ पर सिक्योरिटी भी आ गया बीच में। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था और कॉन्सेप्ट क्या है इसमें पढ़े हम लोग, स्केलेबिलिटी, इसका मतलब ग्रो कैपेसिटी विदाउट स्लो डाउन, यानी जैसे जैसे आप अपने सिस्टम को बढ़ाए वो स्लो डाउन ना हो, परफॉर्मेंस खराब ना हो। और दूसरा रिलायबिलिटी देखा हमने, जिसका मतलब कीप रनिंग डिस्पिट फेलियर, यानी फेलियर के बावजूद भी वो चल सके, वो पूरा फेलियर ना हो। की टेक अवे यूनिट 16 इज, ये काइंड ऑफ एक यूनिट 16 हमारे यानी स्टोरी मोड के हिसाब से अगर आप देखें तो, इज द स्टोरी ऑफ कंप्यूटर ग्रोज फ्रॉम अ लोन सीपीयू, फ्रॉम अ लोन सीपीयू टू पावरफुल ग्लोबल नेटवर्क। यानी इसमें हम लोगों ने ये देखा सिस्टम लेवल आर्किटेक्चर में किस तरीके से एक सिंगल सा सीपीयू जो कि आज के टाइम पे कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा होता, वो किस तरीके से ग्लोबल पावर बना। यानी आज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जिस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका मेजर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट है, स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, नेटफ्लिक्स है, फ्लिपकार्ट है, इंस्टाग्राम है, ये सब बन गए। इट शोज हाउ केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्लानिंग अ सिटी लेट्स मशीन स्केल शेयर्ड वर्क एंड स्टे रिलायबल, व्हिच इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। तो इससे आपको पता चलता है कि ये जो सब्जेक्ट है पूरा, हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इससे आपको समझ में आता है कि कितना केयरफुली ऑर्गेनाइज किया गया है और आर्किटेक्चर को कितना अच्छा से प्लान किया गया है। जैसे एक सिटी को प्लान किया जाता है, मशीन कैसे स्केल करेंगे, कैसे वो वर्क काम को शेयर करेगा, रिलायबिलिटी, रिसोर्स और कितना सारा कुछ जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ के आए हैं, वो सब कुछ इसी टॉपिक के अंदर आता है, यानी इसी सब्जेक्ट में आता है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इस सब्जेक्ट का नाम ही आप देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। बाजूकात आप देखेंगे अपने सब्जेक्ट में इसका नाम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बाजूकात आप देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लेकिन बाजूकात आप देखेंगे दोनों आता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। जहां पर सिर्फ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आता है वहां पर कुछ टॉपिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड स्किप्ड होते हैं, जहां पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर आता है वहां पर कुछ टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्किप्ड होते हैं, और जहां पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आता है वह दोनों टॉपिक मर्ज होते हैं। इस वजह से हमने ये सीरीज, एक मैसिव सीरीज जो हमारा नेक्स्ट वीडियो एंडिंग वीडियो आने वाला है, हमने इतना डिटेल इस वजह से पढ़ाया था कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी कवर हो जाए, और इस तरीके से कवर हो कि आप सेमेस्टर तो पास कर ही ले, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग भी नेक्स्ट लेवल तक हो जाए। फ्यूचर डायरेक्शन, एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू इवॉल्व, आपको पता है टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व होता ही जा रहा है, सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल विल रिमेन एसेंशियल। यानी अब जो हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न जनरेशन आ गया तो हमारा सब पढ़ाई वेस्ट हो गया, नहीं, जो सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका प्रिंसिपल बिल्कुल सेम होगा अनटिल अनलेस एक नया डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अभी आपको पता है ना, तीन आर्किटेक्चर है, सिंगल है, मल्टी है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चौथा कोई है नहीं, तो जाहिर सी बात है अगर चौथा बनेगा भी ना, तो इन तीनों का जो आर्किटेक्चर है कहीं ना कहीं उसके ऊपर बेस्ड होकर बनेगा। ऐसा नहीं है कि चौथा जो बनेगा उसमें ये तीन इस्तेमाल ही नहीं हो रही, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वही है कि जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल बिल्ड अपॉन दिस फाउंडेशन कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए नया नया टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रहा है, यानी अभी तक ये उतना ऑडियंस में आया नहीं है, ये उतना भी आम, उतना कॉमन हुआ नहीं है, जैसे ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि होने वाला है बहुत। ये एक मेरा मतलब मैंने इससे पहले भी बोला हुआ था, मेरे ख्याल से ये फिफ्थ रिवोल्यूशन लाएगा कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, क्योंकि अब तक आया तो नहीं है, क्योंकि ये अब तक यानी कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस पे भी काम चल रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब जो बिल्ड होगा और इसका फाउंडेशन होगा वो यही कॉन्सेप्ट होगा जो हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ा है, क्रिएटिंग ए न्यू चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्ट। जो कंप्यूटर आर्किटेक्ट होते हैं खास करके उनके लिए, हार्डवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या इवन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसेंशियल सब्जेक्ट नहीं है आपके लिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी जान ले तो चल जाता है, लेकिन अगर अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है तो बहुत से दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को आप पीछे छोड़ सकते हैं सिर्फ इसका एक नॉलेज की वजह से, यानी इस सब्जेक्ट का कोर नॉलेज होने की वजह से। और अगर आप एक हार्डवेयर इंजीनियर है, यानी आप कंप्यूटर आर्किटेक्ट करना, डिजाइन करना चाहते हैं, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको इसमें अच्छा से मास्टर करना ही पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।